ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री। ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले हीट की डेफिनेशन लिख लो। इट इज ए फॉर्म ऑफ कैलोरी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन बॉडी इज एट टू डिफरेंट टेम्परेचर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। द हॉटर बॉडी cools down and colder body warms up. That is heat transfer from hotter body to colder body. हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में हीट चली जाती है। सही है। जो एसआई यूनिट ऑफ हीट को हम जूल कहते हैं, जूल, लेकिन जनरली कैलोरी इज यूज्ड। है ना। वैसे तो जूल होती है एसआई यूनिट, लेकिन जनरली हम कैलोरी यूज करते हैं। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, या कहीं कहीं पे 4.2 जूल भी लिखा रहता है। सर इतना क्लियर सा नहीं दिख रहा आज। एक मिनट रुको। क्लियर सा नहीं दिख रहा तो ये देखना। अब हो गया क्लियर? यस सर, अब सी दिख रहा है सर। हो गया सर। देखो, इसमें ना ढंग से समझना है, मतलब थ्योरी इतनी तो नहीं है इसमें। मैंने बताया आपको, जब हीट क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पर रखी जाएंगी, गर्म और ठंडी पास पास में। तो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में एनर्जी चली जाएगी। एनर्जी को हीट बोलते हैं, और हीट की एसआई यूनिट जूल होती है, लेकिन फिर भी हम कैलोरी यूज करते हैं। और एक कैलोरी में और जूल में रिलेशन इतना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लिखते हैं 1 कैलोरी की डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी। लिखो बेटा, 1 कैलोरी। ध्यान से सुनना। इट इज डिफाइंड एज, लिख लो तेजी से। इट इज डिफाइंड एज हीट रिक्वायर to increase the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 डिग्री केल्विन to 15.5 डिग्री सेल्सियस, नॉट केल्विन। हो गया सर। सही है। अच्छा, ये तो हो गई 1 कैलोरी।
1 कैलोरी की डेफिनेशन ही यही है। कभी ना कभी ये तो मतलब नीट वीट में बहुत पहले आ चुकी होगी, अब तो कभी नहीं आएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे हम डिफाइन करते हैं वाटर के लिए। 1 कैलोरी को हम डिफाइन करते हैं वाटर के लिए कि इतनी हीट की आवश्यकता कि इसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, है ना। तो एक ग्राम नहीं आया इसमें, हाँ आ गया ना, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर इतने से इतना बढ़ाने में, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। ये इसी टेम्परेचर पर डिफाइन होती है। क्लियर है बात। अब मैं दूसरी डेफिनेशन लिखाऊंगा और ये है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी देखो, अलग अलग किताबों में इनके जो सिंबल है वो अलग अलग हैं, लेकिन अपन जो हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी मैं पहले आप लिख लो, जैसे मैंने इसे सी लिखा दिया, कैपिटल सी। कौन सा सी? कैपिटल सी। हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, ध्यान से देखो, मान लिया ये कोई बॉडी है ऐसे, और एक ये दूसरी बॉडी है ऐसे करके, तो हीट कैपेसिटी, ये अलग बॉडी, इसका मास अलग, इसका मास अलग, सही है बात। तो इसको जब हम गर्म करेंगे, है ना, हीट देंगे, और इसको जब हम हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हीट कैपेसिटी बोलते हैं, है ना। जैसे मान लिया ये लोहे का ब्लॉक है, इस लोहे के ब्लॉक को का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होगी वो इस बॉडी की हीट कैपेसिटी कहलाती है। समझते जाना, बहुत सारी टर्म्स आएंगे इसमें, है ना। तो यह है हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। अब मैं इसे लिखा देता हूं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द temperature of a body by 1 degree Celsius is called heat capacity of that body। ये होती है heat capacity of body। हो गया सर। बोर्ड पे देखो ध्यान से, कैसे, मान लिया ये कोई बॉडी है, आपने इसे हीट दी, कितनी हीट दी? Q, और इसके टेम्परेचर में वृद्धि होगी डेल्टा T। तो जितनी आप इसे हीट दोगे उतना ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर है क्या बात? और यदि आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो C इंटू डेल्टा T आ जाएगा, और ये C ही क्या कहलाती है? हीट कैपेसिटी, है ना। और ये ही क्या कहलाती है? C Q अपॉन डेल्टा T। इसे ही क्या बोलते हैं हम? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी, दिस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, ऑफ ए बॉडी। ये बॉडी लिख लेना। हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी, पहले इतना कॉपी करो,
बोर्ड पे देखो, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी मतलब एनर्जी दी, और डेल्टा टी उसके टेम्परेचर में चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इतना हो गया, तो Q बाई टी। तो SI यूनिट को SI यूनिट ऑफ C हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी क्या होगी बेटा? यूनिट SI यूनिट बताना, जूल पर केल्विन। इस जूल पर केल्विन हो सकती है ना, या जूल पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, वो केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो, बात तो एक ही है ना। या ध्यान रखना, बहुत सारी यूनिट, जो ये जो हमारी कैलोरीमेट्री है, इसमें केवल और केवल यूनिट का ही खेल है। जो बच्चा डेफिनेशन पे ना जाकर के यूनिट पे जाता है, यूनिट पे, उसे कैलोरीमेट्री समझ में आती है। जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन भी हो सकती है ना, या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है। देख लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, सॉरी, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी की यूनिट इतनी सारी हो सकती है। हाँ भाई, कर लिया कॉपी? यस सर। देखो, अब मेरे को बताना तुम, जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी बोर्ड पे देखो, मान लिया ये है कॉपर, ये कॉपर का ब्लॉक है और ये बड़ा कॉपर का ब्लॉक है, दोनों ही सेम मटेरियल के हैं। एग्जांपल लिख लेना, एग्जांपल मतलब एग्जांपल का कॉन्सेप्ट लिख लो। कॉपर है तो हमें इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो क्या देनी पड़ेगी हमें? हीट। तो मान लिया मैंने कितने की इसमें Q1 दी, और इसे कितनी देनी पड़ेगी हमें? हीट। टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? टेम्परेचर राइज करना है कितना? 1 डिग्री सेल्सियस, या इसे 1 केल्विन भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, डिफरेंस सेम आता है। टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताओ, ये भी बॉडी है, बॉडी 1, ये भी बॉडी है, बॉडी 2। तो ये बताओ हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, बॉडी 1 की या बॉडी 2 की? अरे बताओ, नहीं है? अरे Q1 किसके लिए ज्यादा होगा? मान लिया ये 1 किलो कॉपर का लोहा है और ये 5 किलो कॉपर का ब्लॉक, ये 1 किलो कॉपर का ब्लॉक है और ये 5 किलो कॉपर का ब्लॉक है। इसका भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, इसका भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो हीट किसमें देनी ज्यादा देनी पड़ेगी बताना, इसमें या इसमें? सर सेकंड में। सेकंड में। तो हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा हुई? व्हाट इज हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन। तो हीट कैपेसिटी यदि इसकी C1 है और हीट कैपेसिटी C2 है, तो विच इज ग्रेटर? ये बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो C2 इज ग्रेटर देन C1। हीट कैपेसिटी क्या होगी? सेम ही होगी। नहीं आई बात समझ में? वो सॉरी, हीट कैपेसिटी दूसरी वाली बॉडी की ज्यादा होगी। सर एक बार रिपीट कर दो सर, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी बीच में। अच्छा,
मैं ये पूछ रहा हूं कि एक छोटा ब्लॉक है कॉपर का, एक बड़ा ब्लॉक है कॉपर का, तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हीट किस में देनी पड़ेगी ज्यादा? अबे अब भी चला गया क्या? हेलो। यस सर। हाँ, किस में देनी पड़ेगी हीट ज्यादा, इसमें या इसमें साकिब? दूसरी में। सेकंड है। तो हीट कैपेसिटी यदि मैं इसकी C2 मान लूं और इसकी कैपेसिटी C1 मान लूं तो हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी? सेकंड की। नहीं, ये है तो यही लिखा है मैंने, इसकी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, यानी कि बॉडी की कैपेसिटी हीटिंग करने के लिए मास पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा बड़ा मास होगा उतनी ज्यादा हीट की आवश्यकता होगी। हो गया सर। सही है बात? अब बोर्ड पे देखो, इसका मतलब ये है कि अगर जो आपको इसका मास m है, आपको इसका टेम्परेचर डेल्टा T टेम्परेचर राइज करना है, टेम्परेचर राइज करना है, तो जो हीट गिवन होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? मास m के? नहीं, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हीट की आवश्यकता होगी। किसके प्रोपोर्शनल होगी? टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर आपको राइज कराना है उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्लियर है बात? यदि मैं इसे मिला दूं तो m इंटू डेल्टा टी, तो जो हीट गिवन है, हीट गिवन इज प्रोपोर्शनल टू मास इंटू टेम्परेचर। और ध्यान से देखो, अगर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं मैं तो ये क्या जाता है? एस एम डेल्टा टी। क्लियर है क्या बात? तो ये जो कहलाती है, ये कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नहीं आई बात समझ में? ध्यान से देखो एक बार, तुम इसे छोड़ दो, तुम ये बताओ, इसकी हीट कैपेसिटी कम है कॉपर की, इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। आई बात समझ में? अगर जो मैं इसमें से 100 ग्राम कॉपर ले लूं और इसमें से भी 100 ग्राम कॉपर ले लूं और उसका टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं, तो हीट क्या सेम जरूरत होगी या अलग अलग जरूरत होगी? बताना। सेम होगी सर। सेम होगी। ध्यान देना, समझना है, नहीं तो समझ लेना। अलग अलग बॉडी, अलग अलग हीट कैपेसिटी, लेकिन पर्टिकुलर अमाउंट जब आप लोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, मटेरियल सेम रहना चाहिए, तो उसकी हीट कैपेसिटी, उसकी जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट वुड बी सेम। तो हम क्या डिफाइन करेंगे? हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन नहीं करते, इसके साथ हम जाते ही नहीं है हीट कैपेसिटी, क्योंकि बॉडी तो अलग अलग होती है, अलग अलग बॉडी अलग अलग हीट कैपेसिटी। ऐसे तो हजारों बॉडी, 1 लाख बॉडी, 1000 हीट कैपेसिटी। उसका करेंगे क्या? हम स्पेसिफिक कर देंगे। स्पेसिफिक कैसे? कि यदि इसका 1 ग्राम ले या इसका 1 ग्राम ले या किसी का भी 1 ग्राम ले या कॉपर का 1 ग्राम ले बस, तो कॉपर के 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस को जितनी हीट की आवश्यकता होगी वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं S से। तो ध्यान देखो, S इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। ये थी हीट कैपेसिटी Q अपॉन डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या आएगा? डिवाइडेड बाय M। देखो बोर्ड पे, M यदि 1 ग्राम, डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस, तो लिख देना यहां पे ऐसे।
देन S इज इक्वल टू Q, है ना, देन S इज इक्वल स्मॉल s इज इक्वल टू Q, ये स्मॉल s है बेटा, स्मॉल s, है ना, देन डेफिनेशन लिखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S। करो कॉपी, यहां पे करो, मेरे को बताना। ओके सर। इसे साकिब कर लिया बेटा? यस सर। हाँ, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे लिखेंगे? लिखेंगे देयरफॉर हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, to increase the temperature of a unit mass of substance, किसी भी substance का, of substance by 1 degree Celsius is called specific heat capacity of that substance। नहीं आई बात समझ में? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट की आवश्यकता होती है उसे ही हम ओके सर। सही है, ये हीट कैपेसिटी। ऐसा यूनिट बता सकते हो इसकी? एस बताना, एस की यूनिट क्या होगी? जूल जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, है ना। और ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर केजी पर केल्विन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है। और भी लिख सकते हैं कैलोरी की टर्म में, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। देखो जनरली ऐसा होता है कि जूल के साथ तो केजी लिखते हैं और कैलोरी के साथ ग्राम लिखते हैं। ये बताओ कि जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए डिफाइन करते हैं हम? सब्सटेंस के लिए, सब्सटेंस के लिए। और जो हीट कैपेसिटी थी वो किसके लिए डिफाइन करते हैं, बताना जरा। बॉडी के लिए। अरे बॉडी तो दुनिया भर की हो सकती है लेकिन सब्सटेंस तो सब्सटेंस है। नहीं आई बात समझ में? इसलिए हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे ध्यान देना है, हीट कैपेसिटी पे ध्यान नहीं देना है ज्यादा। हो सकता है क्वेश्चन आए तो कर लेना, है ना। कहीं कहीं हीट कैपेसिटी Q अपॉन डेल्टा टी ऐसे भी लिखेगा, C बराबर Q अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है भाई, हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। और अगर जो कुछ ऐसा लिखा हो m डेल्टा टी, तो ये क्या है, जूल पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, ऐसे। तो ये हो जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के लिए बताओ, वाटर S कितना होता है, 1 कैलोरी
पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये जो पानी है ना, पानी इसके 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता होगी? 1 कैलोरी हीट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनो एक बार और यहां देखो, पहला, सेकंड आइस है ना, सेकंड क्या है हमारा? आइस। ये है आइस। जैसे मान लिया ये -10 डिग्री सेल्सियस पे है, कितना? 1 ग्राम आइस है। अब हमें हीट चाहिए इसे, जैसे इसे हीट कर रहे थे हम, तो इसकी जो हीट कैपेसिटी होगी, मान लिया -10 डिग्री से -9 लाना है, तो बेटा इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है आइस की, बता सकते हो कितनी होगी? सर 80। नहीं, 80 तो ये होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यानी कि बर्फ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए केवल आधी कैलोरी की आवश्यकता होती है। वो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। यस सर, आइस वाटर से कम डेंसर होता है, इसलिए इसकी कम है। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछना है ना, ये कुछ और केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो सकता है, ये कम ज्यादा क्यों है, मैं तो बता रहा हूं इतनी होती है, आप भी याद कर लो, है ना। मेरे को नहीं पता क्यों होती है कम, है ना। जैसे वेपर है, मान लीजिए ये क्या है? वेपर्स नहीं, तो वेपर तो 100 डिग्री से ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा मतलब ये थोड़ा इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। तो वेपर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट की आवश्यकता होती है, वेपर स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर्स कितनी होती है पता है आपको? नहीं पता। 0.48 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। 0.48 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम वेपर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता होगी? 0.48 कैलोरी। तो ये है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हो गया सर। सही है भाई, ये है। अब देखो, तो ये आपको डेटा याद रखना है, मैं बार बार पूछूंगा आपसे कि वाटर की, यहां पे वाटर लिख देना बेटा, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी है? सर 1। हाँ 1 होती है। एक इसमें एक और लिख लो, ये तो कैलोरी में, कभी कभी किलोग्राम में भी वो दे देता है। तो वाटर की हीट कैपेसिटी वो होती है 4200 जूल
पर केजी पर डिग्री सेल्सियस भी होती है ना, 4200 जूल। आप इसे कन्वर्ट करोगे ना कैलोरी को जूल में और ग्राम को केजी में, तो आ जाएगा ये। देखो 1 कैलोरी और ग्राम पर डिग्री सेल्सियस कैसे लिखूंगा, 4.2 जूल और ग्राम को 10 की पावर -3 केजी डिग्री सेल्सियस, ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे आता है ना। तो ये आपको याद रखना है वाटर के लिए भी। 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है भाई। यस सर। अब हम बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। नहीं आई बात समझ में? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताना भाई, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बॉडी के हाँ मास की जगह, हाँ मोलर हीट कैपेसिटी में मास की जगह हम क्या ले लेंगे, बॉडी का मोल ले लेंगे। मान लिया इसके कितने हैं, n मोल, और टेम्परेचर कितना राइज करना है, डेल्टा टी। तो जो हीट गिवन होगी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यह टेम्परेचर राइज। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू n डेल्टा टी और Q इज इक्वल टू C n डेल्टा टी। C से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे, किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, C से। तो C कितना हो जाएगा बताओ भाई, C इज इक्वल टू Q अपॉन n इंटू डेल्टा टी। n कितना, 1 मोल, डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, लिखा देता हूं, इट इज डिफाइंड एज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, of 1 mole of a substance, किसी सब्सटेंस का 1 मोल ले लो आप, बाई 1 डिग्री सेल्सियस। सही है, ऐसा यूनिट बता देना मेरे को, ऐसा यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताना। जूल पर मोल पर केल्विन। वेरी गुड, जूल पर मोल पर केल्विन या जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, या कैलोरी भी हो सकती है ना, कैलोरी पर मोल पर केल्विन या कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी हो सकता है। तो यूनिट को देख करके पहचाना, सिंबल अलग किताब में अलग हो सकते हैं लेकिन यूनिट तो नहीं बदलने की। तो आपको यूनिट देख करके पहचानना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये वो है ना।
नेक्स्ट लिखो वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट। when the heat capacity of body is in terms of mass of water, mass of water, it is called water equivalent of body, equivalent, water equivalent of body। एक बार लिख लो, मैं समझाता हूं वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। हो गया सर। देखो, जैसे मान लीजिए बॉडी है, कोई बॉडी है, तो इसका वाटर इक्विवेलेंट मतलब इसके इक्विवेलेंट वाटर अपने को बताना है, मास m बताना है कि इसे भी इतनी हीट दें और इसे भी इतनी हीट दें और टेम्परेचर सेम राइज हो, तो इसके इक्विवेलेंट वाटर का मास कितना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इसकी स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना। एस वाटर कितना होता है, एस वाटर जो होता है SH2 ऐसे लिख लेंगे, होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर जो मान लिया आपने इसे हीट क्यू दी और आपने इसे हीट क्यू दी और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक नहीं, इसकी हीट कैपेसिटी C है, मान लिया C है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी S है, तो इसे हीट गिवन कितनी होगी, ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, और इसकी हीट कैपेसिटी जो Q होगी वो कितनी होगी, ms डेल्टा टी, ms वाटर, है ना, वाटर लिखेंगे ना इसे, वाटर इंटू डेल्टा टी, तो ये तो होती है Q और ये हो जाएगा 1 इंटू डेल्टा टी। क्लियर है क्या बात? तो इसकी जो हीट, जो इसका वाटर इक्विवेलेंट होगा, वाटर इक्विवेलेंट, तो ये दोनों Q जो है बराबर है, दोनों Q क्या है, बराबर है। बोर्ड पे देखो, ये हीट और ये हीट बराबर है, Q1 और Q2, इसे मैं लिख देता हूं, सिंस Q1 बराबर Q2, इतनी हीट इसे देनी है और इतनी हीट ही इसे देनी है कि दोनों का टेम्परेचर राइज क्या हो, सेम हो, तो ms डेल्टा टी इज इक्वल टू m वाटर इंटू डेल्टा टी। क्लियर है क्या बात? तो ये जो होता है, यही जो मास होता है, इसका मास, इसे हम क्या देंगे, वाटर इक्विवेलेंट कह देंगे। इसे क्या बोल देंगे हम, वाटर इक्विवेलेंट। एक मिनट, मास ऑफ H2O लिख लो इसे, मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O, है ना, और इंटू 1 इंटू डेल्टा टी हो गया। थोड़ा देखते रहना अभी, MH2O इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, तो ये जो मास ऑफ H2O है इसे हम वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। व्हाट इज M? मास ऑफ बॉडी, ये क्या है, मास ऑफ बॉडी, ये क्या है, मास ऑफ H2O। दिस इज द वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट। अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं, देखो, लिख लो इसमें, इट इज डिफाइंड एज, इट इज, पहले इसे एक बार कॉपी कर लो तब मैं बता देता हूं आपको।
हो गया सर। देखो बोर्ड पे देखो, लिख लो, अभी समझ में आएगा। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर, mass of H2O when given the same heat as to the body and change in temperature is the same in both. Change in temperature is same in body as well as water. देखो ध्यान से लिखो, मतलब भी सुनो। मान लिया ये कोई बॉडी थी, इसका मास m है और ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये वाटर है और इसका मास MH2 है, इसकी स्पेसिफिक हीट 1 होती है और इसे आपने हीट दी Q2। आपको क्या करना है, इसे और इसे Q1 Q2 हीट देनी है, जिसके की टेम्परेचर में राइज इसका डेल्टा टी और इसका भी डेल्टा टी हो। तो Q1 और Q2 क्या होनी चाहिए, बराबर, इतनी हीट देनी है। तो जब बराबर दोगे तो ये जो मास ऑफ H2O है, यानी कि इसमें इतना पानी लेना है अपने को कि दोनों के टेम्परेचर में राइज सेम हो। तो जो वाटर इक्विवेलेंट होगा, इस बॉडी के इक्विवेलेंट वाटर का मास की टेम्परेचर में राइज सेम हो, इक्वल हीट देने पर, इज कॉल्ड द वाटर इक्विवेलेंट। देख लो क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ H2O। मास ऑफ H2O को ही हम क्या कहते हैं, W क्या है, मास ऑफ H2O। When given the same amount of heat to the body and change in temperature is same in body as well as water, तो वाटर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट। ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन होता है कभी कभी, है ना। हो गया सर। ओ सही है, ये हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, है ना। अब हम पढ़ते हैं, कहां गया, लेटेंट हीट। ये तो हो गया टेम्परेचर चेंज करने की कंडीशन, कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बॉडी की फेस चेंज भी होती है ना। तो अभी तो टेम्परेचर चेंज हुआ था, अभी तक फेस चेंज था, फेस चेंज। अब है फेस चेंज। पहला आएगा लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैं लिखा देता हूं थोड़ा शॉर्ट में, है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बताओ भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है। लिखो, लेटेंट ऑफ द फ्यूजन क्या होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या है, कि ये बर्फ है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको इसे पिघलाना है। मास कितना है इसका, m, मास इज m। तो आपको इसे हीट देनी है कि पिघल जाए।
तो Q जो होती है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी। जितना ज्यादा मास होगा बर्फ का उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो यदि मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊं तो हमारे पास आ जाता है LFM। तो LF जो होगा Q/m, इसे ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नहीं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन M इज इक्वल टू 1 यूनिट, LF इज इक्वल टू Q। क्या होगा डेफिनेशन? टू यहां पे लिख लेता हूं डेफिनेशन। लिख लो। एक मिनट में इसमें एक चीज देख लेता हूं, थर्मोडायनेमिक्स या × 5 जूल पर केजी। हाँ भाई, इट इज डिफाइंड एज heat required to change the phase of solid into liquid at its melting point of unit mass। तो देखो ये क्या होगी, ये हीट के बराबर होगी जब यूनिट मास दे दें हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि ये सॉलिड से किस में बन जाए, सॉलिड से किस में बन जाए, लिक्विड में बन जाए। जैसे ये सॉलिड है और m कितना दे रखा, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकता है। और ये तो सॉलिड था, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। ये तो जितनी हीट जरूरत होगी उसे ही हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है बात? बनाओ अब बोर्ड पे देखो, इसका यूनिट बता सकते हो भाई इसकी कितनी होगी? यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज पर केजी। जूल पर केजी भी हो सकती है, कैलोरी पर ग्राम भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है ना। फॉर आइस 0 डिग्री सेल्सियस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी होती है। या किसके लिए, आइस के लिए ये होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि ध्यान से देखो, ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितना, 5 ग्राम। तो इसमें कितनी हीट आवश्यकता होगी कि ये किस में बदल जाए, बताना, पानी में। 5 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे बन जाए। बेटा कितनी हीट की आवश्यकता होगी बता सकते हो इसमें? 400 कैलोरी। हाँ, तो Q इज इक्वल टू ml लगा देंगे। जैसे Q इज इक्वल टू ml, LF। M कितना है? 5। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन
कैलोरी में तो इतनी होती है, जूल में इतनी होती है। तो अगर जो एक केजी में दिया होता तो ये लगा लेते, लेकिन अधिकतर ग्राम में दिया होगा। 80 320 कैलोरी, 320 कैलोरी को हीट दोगे तो बदल जाएगा ये। तो 400 कैलोरी होना चाहिए ना जी? 8 पंजे 40 ही आएगा तो 400 आएगा, 400 कर ले, कभी कभी हो जाता है। 400 कैलोरी में ये बर्फ से किस में बदल जाएगा बेटा? पानी में बदल जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस की। फेस चेंज होती है, फेस चेंज। हो गया सर। वेरी गुड। तो ये तो हो गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद क्या आएगी? लेटेंट हीट ऑफ, दूसरा लिखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसे हम बोलते हैं एलवी से। सही है? तो वेपराइजेशन में फेस चेंज की बात कर रहे हैं। इसमें जो फेस चेंज होगी वो होगी लिक्विड से वेपर बनेगी। क्या बनेगी? वेपर्स, नहीं फेस चेंज। तो वही है, जितना ज्यादा इसका मास होगा उतनी ज्यादा इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और यदि मैं इसे हटाऊं तो एल वी इंटू एम आ जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एम, इफ एम इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्यू के बराबर होगी, है ना। इट इज डिफाइंड एज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ लिक्विड इनटू vapors at its vaporization, at its boiling point of unit mass। डेफिनेशन लिख लेना भाई। हो गया सर। ठीक है भाई, चलो ठीक है। ये है तो मेरे को ये बता दो, फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये है ना 100 डिग्री सेल्सियस से हमें बनाना है वेपर्स 100 डिग्री सेल्सियस पर, एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है बता सकते हो? 1 होती है सर। बच्चे 540 बनी रहेगी क्या कैलोरी पर ग्राम।
यानी कि 1 ग्राम पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, उसे उबाल करके वेपर बनाने में कितनी हीट की आवश्यकता होगी? 540 कैलोरी। समझे में आई बात? या जूल में लिखेंगे तो 2.25 इंटू 10⁶ जूल पर केजी, यानी 1 किलोग्राम यदि पानी 100 डिग्री पर उबल रहा है तो तुम्हें उसे वेपर बनाने के लिए यानी आसमान में उड़ाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? 2.25 इंटू 10⁶ जूल। ये होते याद रखना डेटा। मैं सवाल कराता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा। हाँ भाई, कर लिया कॉपी? यस सर। ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल ये है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे कितने ग्राम है? 10 ग्राम है। कितनी हीट की आवश्यकता होगी? इसके नीचे हीट देनी पड़ेगी ना, क्यू फाइंड करना है। किसमें बदल जाए? वेपर में। कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस। बता सकते हो कितनी क्यू की आवश्यकता होगी? कैसे निकालेंगे? फेस चेंज हो रहा है, Q इज इक्वल टू ml लगा देंगे और L भी 10 ग्राम। बात समझ में आती है नहीं? हाँ भाई साकिब, तेरे समझ में आ रही है बात नहीं? हाँ, हिंदी में तो सबको समझ में आता है भैया। हिंदी में प्यार से समझाएंगे, समझ में आता है सबको। तो अब हम सवाल कराते हैं। देखो थ्योरी तो लिखा दी इसकी, अब सवाल कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आइस -15 डिग्री सेल्सियस पे। बोलो, तो हम इसे यहां लिखना, ऊपर लिखना आइस। जब ये कॉपी कर लो तो बता देना भाई। हो गया सर, बताओ। देखो हो गया। -15 डिग्री सेल्सियस पे है, तो जब मैं इसे गर्म करूंगा तो क्या होगा? बताओ सागर, तुम बताओ बेटा। जब मैं इसे गर्म करूंगा तो क्या होगा? हैं? पहले पानी में कन्वर्ट होगा। अरे पानी में कैसे होगा? -15 डिग्री सेल्सियस। साकिब तुम बताओ बेटा। सर 0 की तरफ जाएगा, टेम्परेचर हाँ, बढ़ेगा इसका। आइस का आइस ही रहेगा और टेम्परेचर मान लेते हैं हम -15 से 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना है। तो अभी क्या होगा? इसमें टेम्परेचर राइज होगा। तो बताओ इसमें Q कितनी देनी पड़ेगी? इसमें Q1 कितनी देनी पड़ेगी? Q1 बता सकते हो? यहां पे लिखते चले जाना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टेम्परेचर चेंज करने के लिए फॉर्मूला लगता है ms डेल्टा T। ध्यान रखना, टेम्परेचर चेंज के लिए लगेगा Q बराबर ms डेल्टा T और टेम्परेचर चेंज, और फेस चेंज के लिए फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू ml। ध्यान रखना इस बात का। फेस चेंज के लिए कौन सा फॉर्मूला? ml। ये रहा ना।
फेज चेंज ml। बोलो, अभी तो यहां पे क्या है, टेम्परेचर राइज, यहां पे ऐसे लिख लेना टेम्परेचर राइज। तो बताओ बेटा Q1 कितना लिखूं, ms आइस डेल्टा टी, m दे देता हूं इसका, कितना है ये, मान लेते हैं 20 ग्राम आइस है। साकिब समझ में आ रहा है तेरे, नहीं? m कितना है इसका, 20 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस लिखाई थी मैंने आपको, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर। वेरी गुड। जो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है वो है 0.5 होती है, और टेम्परेचर कितना चेंज करना है हमें, 15। तो कितना आंसर हो गया, 150 कैलोरी Q1। बोर्ड पे अभी लिखना मत, लिखो मत। अब हमें 0 डिग्री आइस से हमें फिर हीट देनी है इसे, अरे फिर हीट देनी है, ये Q1 है ना, ऐसे लिख लो, फिर हीट देनी है Q2। तो आइस से क्या बनेगा, वाटर, वाटर। 0 का 0 ही 0। यहां पे क्या होगा, फेज चेंज। तो जो Q2 होगी वो कौन से फॉर्मूले से लिख लेगी, ml से, फ्यूजन, क्योंकि मेल्टिंग हो रही है तो LF लगेगा। मास कितना है इसका, 20। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, बर्फ को पानी में बदलना है, 80 कैलोरी। सही है भाई? अभी लिखना मत, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा ना काफी, अपने हिसाब से बाद में लिख लेना। उसके बाद हमें क्या करना है, और हीट देनी है इसे, तो टेम्परेचर क्या होगा इस केस में, बढ़ेगा, और क्या बन जाएगा, वाटर। कहां तक बढ़ाऊं मैं इसे, 100 डिग्री सेल्सियस तक, वाटर बन गया। तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, Q, कौन सा फॉर्मूला लगेगा टेम्परेचर चेंज के लिए, ms डेल्टा टी। हाँ, तो S यहां पे क्या आएगा आपकी बार, S डेल्टा टी। S क्या लिखूं, किसकी स्पेसिफिक हीट, वाटर की। वाटर की, वेरी गुड। तो M कितना है, 20। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 1। डेल्टा टी कितना है, 0 से 100, 100। कितनी हीट की आवश्यकता हो गई, अब वाटर से मान लिया मेरे को वेपर बनानी है, वाटर से क्या बनानी है, वेपर। वेपर 100 की 100 पे ही बनानी है, तो कितनी हीट की आवश्यकता होगी, यहां पे क्या हो गया, फेज चेंज, फेज चेंज। वाटर से क्या बन गया, वेपर्स। Q4 कितनी हीट की जरूरत होगी, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ml। L की जगह क्या लिखूं, 540। हाँ, M कितना है, 20। कैलोरी। बोलो, अब ये वेपर बन गई, अब हमें वेपर का भी टेम्परेचर बढ़ाना है। चलो मान लेते हैं 115 डिग्री सेल्सियस कर दिया वेपर का टेम्परेचर, तो अब हमें हीट की आवश्यकता होगी। तो टेम्परेचर राइज करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ms डेल्टा टी। S कितना लिखूं यहां पे, अरे वेपर का 20, 0.48। वेरी गुड, 48। और डेल्टा टी कितना लिखूं, 100 से 115, 15। तो कितना हो जाएगा बता सकते हो,
15 दूनी 30, ये हो जाएगा ना, इंटू 4 8, 3 अट्ठे 24, 4 या 12 दो 144 कैलोरी। नहीं आई बात समझ में? 144 कैलोरी। इसका मतलब क्वेश्चन ये होगा कि 20 ग्राम आइस को -15 डिग्री सेल्सियस से आपको 115 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में बतानी है, तो टोटल कितनी हीट की आवश्यकता होगी? पहले तो इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर इसकी फेस चेंज करेंगे, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर फेस चेंज करेंगे, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 Q5 जोड़ देंगे, टोटल हीट रिक्वायर्ड हो जाएगी। समझ में आती है बात? कर लो भाई। तो आज के लिए इतने काफी है, कल को रिमेनिंग पोर्शन कराएंगे इसका, है ना।